Hello everyone, welcome to another mock session of the BARC and NPCIL. And guys, इस mock session की पूरी playlist के अंदर आपको बहुत सारे sessions मिलने वाले हैं और इन mock sessions की मदद से आप अपने NPCIL की preparations और अपने बार्क की preparations को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बार्क और NPCIL या फिर किसी और भी PSU एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं, तो इस पूरी प्लेलिस्ट को वो जरूर रेफर करें। ये पूरी प्लेलिस्ट मेरे टेलीग्राम पर और PSU प्रिपरेशन वाले ग्रुप पर अवेलेबल है। तो आज मेरे साथ मेरे पैनल में है अंकुश गुप्ता सर एंड साथ ही साथ एक कैंडिडेट है जो कि NPCIL के लिए अपीयर होंगे। तो जानते हैं उनके बारे में। सो यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, sir. Thank you for the opportunity, sir. My name is Dharmesh Kumar. I have done my BTech in Chemical Engineering from SSN College of Engineering, Chennai. Also, I have, to gain an industrial exposure, I have done an internship in Indian Oil Corporation Limited, Mathura. And also, I have gained hands-on projects, done hands-on projects during my college years. And I have been a merit scholar in my class from my class 6 to my till my graduation. Also, and I have a keen interest in playing chess. So, and I have been to a national. I am a national level player in chess. That's all about me, sir. ओके ग्रेट। ये जो आपने लगा रखे एक बार ये निकाल के बात करोगे? Yes, sir. मतलब ये डिस्कनेक्ट कर दो इसको लैपटॉप से। ये earphones, हाँ, headphones. ये डिस्कनेक्ट करो एक बार। Okay, sir. अब बोलो। Yes, sir. Am I audible? अब बढ़िया है, अब अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे चलते हैं। Yes, sir. ओके, सो धर्मेश, व्हाई यू वांट टू जॉइन NPCIL? Sir, as everyone knows, like NPCIL is a very big PSU. It's a very big name, and I have a keen interest in NPCIL because my projects were when I in my college years, which I did, those were mostly related to the environmental solutions and mostly clean energy, sustainable solutions. So NPCIL also has a same dream and same future, like which works on a clean energy fuel. So I have a keen interest in that. And also it's a government's. That's what. Okay, that's good, that's good. तो फिर तो आप NPCIL के बारे में पढ़ के भी आए होगे। Yes. बहुत बढ़िया। तो NPCIL किस चीज में डील करती है? So NPCIL सर जनरली पावर जनरेशन में हेल्प करता है, मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके हम उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम NPCIL और कितनी कंपनीज हैं इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है? एज सच सर नहीं पता मुझे, मतलब NPCIL ही पता है। ओके, कोई बात नहीं। तो इतना बता दो कि इंडिया की जो 100% पावर जनरेशन है उसमें न्यूक्लियर पावर का कितना कंट्रीब्यूशन है? न्यूक्लियर पावर का अराउंड लाइक 10 to 15% है, मतलब मोस्टली थर्मल पावर अभी यूज में है। 10 to 15%? न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका 10 to 15% नहीं है धर्मेश। हमने पढ़ा है या फिर आप रैंडम गेस कर रहे हो? रैंडम गेस है सर मेरा। गेस मत करो ना, जो पता है वो बताओ। ओके, काफी कम है, अभी बहुत कम है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर के बेनिफिट्स क्या है कि अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल से एनर्जी जनरेट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स है? फर्स्ट इज लाइक द fuel is very cleaner, and the fuel which we are using is a very energy density उसका high होता है, so like very little amount of fuel is producing large amount of energy. ओके, तो फ्यूल क्लीन होता है और दूसरा छोटे से थोड़े से अमाउंट में ही हम बहुत ज्यादा एनर्जी को जनरेट कर लेते हैं। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और क्लीन का मतलब कि ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। yes. है ना? तो ये हमें बेनिफिट्स मिल गए। तो अगर ये बेनिफिट्स अगर है धर्मेश, तो क्या चीज हमें रोक रही है कि हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन को इंक्रीज नहीं कर पा रहे? मतलब कि जिस रेट से हमें इंक्रीज करना चाहिए उस रेट से इंक्रीज नहीं कर पा रहे। आज भी जो न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन है 5% से भी कम है। ऐसा क्यों? आज भी हमारा देश कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पे क्यों डिपेंडेंट है? Sir, the first reason I think is the safety. Like it has a nuclear power based, so that generated मतलब उसका disposable watt, मतलब अभी उतना
डेवलप नहीं हुआ है, मतलब उसमें रेडिएशंस होते हैं न्यूक्लियर You are talking about the radioactive waste. हाँ रेडियोएक्टिव वेस्ट है. Okay. एंड सेकंड चैलेंज इज द हाई कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जो रिएक्टर का, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है कंस्ट्रक्शन का. तो कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है. हाँ इस कैपिटल रिक्वायरमेंट की वजह से प्रॉब्लम आती है. यस सर. ओके, ठीक है, दैट्स गुड, अच्छे रीजन से. टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ए PWR and a BWR. So the PWR reactor basically is a pressurized heavy water reactor. So it consists of a two loop. So in which like the first loop is in which the fission energy, the energy released during the fission reaction, it is used to circulate मतलब एक जो फिजन एनर्जी में रिएक्शन एनर्जी में जो हीट रिलीज होती है वो हम वाटर को हीट करने में यूटिलाइज करते हैं, और उसके थ्रू हम एक दूसरे वाटर को जो स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो PHWR में. और इसमें हम डायरेक्टली water gets vaporized in the secondary loop. क्या सर? Water gets vaporized in the secondary loop. या सेकेंडली. In the BWR, एंड BWR डायरेक्टली वेपोराइज होता है, जो एनर्जी होता है उसको डायरेक्टली स्टीम में, वाटर को स्टीम में बना देता है. तो दोनों में से ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है NPCIL में? NPCIL में PHWR के रिएक्टर्स ज्यादा हैं, LWR का काम है सर. Good, you are prepared. ठीक है. Tell me the types of second order system. सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या सर? Tell me the types of second order system. सेकंड ऑर्डर सिस्टम. Second order system in terms of like the example I should say. Second order system you studied in process control. Second Yes, order sir. system, first order system. Yes sir. So what are the types of second order system? So sir, one is like the mercury thermometer. मर्के थर्मोमीटर से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. धर्मेश, नींद से जाग जाओ. U2 manometer. U2 manometer is a type of something else. It is a second order system, but this is an example of second order system. I'm not talking about the example of second order system. I'm asking the types of second order system. एक्चुअली सर वो वर्ड याद नहीं आ रहा, मतलब मैं दो एग्जांपल उन दोनों के अलग के एग्जांपल बता सकता हूँ. मतलब बताओ, चलो एग्जांपल बताओ दोनों के. तो फर्स्ट जिसका एग्जांपल है उसका है U2 मैनोमीटर, एंड दूसरा है वो लेवल टैंक्स, लाइक 2 टैंक्स वाला सिस्टम. उसमें 2 टैंक्स वाला सिस्टम क्या इंटरैक्टिंग काम होगा? इंटरेक्शन, जो इंटरेक्टिंग सिस्टम होते हैं, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम. So the first type is inherently second order system. हाँ इनहेरेंटली. The second type is made up second order system. हाँ. Now the made up second order system is of 2 types. Yes sir. One is the multi capacity system. Multi capacity system is again of 2 types. First is the non interacting capacity system, and second is the interacting capacity system. Okay, what is the another type of made up second order? Another type of made up second order. एक टाइप तो मल्टी कैपेसिटी हो गया, दूसरा टाइप क्या है? मतलब कंट्रोलर के साथ एक प्लस करके एक सिस्टम, मतलब किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल के साथ, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है उसको कंट्रोलर के साथ लगा दो तब भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम बन जाता है. तो इसको पॉइंट वाइज बोलो ना, प्रोसेस इन सीरीज विद द कंट्रोलर. प्रोसेस इन सीरीज थोड़ा सा मतलब ठीक से बोलोगे तो अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल वे से आप आंसर दोगे तो आंसर्स अच्छे लगेंगे. ठीक है, वो बात है. चलो कोई बात नहीं. तो आप मुझे बताओ कि मर्क्यूरी थर्मोमीटर सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्यों है? मर्क्यूरी थर्मोमीटर सर, जो उसमें जो टाइम कांस्टेंट जो मतलब उसका एक्सप्रेशन आता है जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर सिस्टम में, तो वो Kp/1 + τps के फॉर्म में आता है. तो τp इसका एक्सप्रेशन है ये Kp/τps + 1, लाइक एक जनरल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का है. नहीं, मर्क्यूरी थर्मोमीटर का क्या आता है? मर्क्यूरी थर्मोमीटर का Kp उसका 1 होता है, और उसका जो टाइम कांस्टेंट होता है HA/mCp होता है. HA/mCp या mCp/HA? mCp/HA.
तो आप कहना चाह रहे हो कि मर्क्यूरी थर्मोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर के जनरल ट्रांसफर फंक्शन से मैच करता है, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर है। यस, मतलब जो लैग होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वो होते हैं जो इसमें लैग होता है, तो उसमें भी लैग होता है, तो फिर लैग तो सेकंड ऑर्डर में भी होता है। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती है उस हिसाब से। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है? हाँ, हाँ, जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो टाउ पी, मतलब लिख के बता देता हूँ। लिख के बताओ। ऐसा डिफरेंशियल इस फॉर्म में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। टाउ डी वाई बाई डी टी प्लस वाई टी इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है के के नीचे क्या लिखा है? केपी के पी। और टाउ के सब्सक्रिप्ट में कुछ है क्या? टाउ के सबसे में टाउ पी, मतलब टाउ पी। टाउ पी डी वाई बाई डी टी प्लस वाई टी इज इक्वल्स टू के पी एक्स टी। ये क्या है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? इसका कुछ नाम है? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर मतलब डिफरेंशियल नहीं, इक्वेशन मतलब जो उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बनता है, मतलब ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है? सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर। अगर आप इसमें डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर कर दोगे, एक बार स्क्वायर करो, डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, यस सर, डी वाई बाई डी टी स्क्वायर, यस सर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर तो अब भी होल है, स्क्वायर। होल स्क्वायर। हाँ, तो सर ये इसकी डिग्री ऑर्डर तो सेम रहेगा सर, डिग्री चेंज हो जाएगी बट 200। मैंने भाई तुमसे पूछा ये कौन सी फर्स्ट ऑर्डर है, तुमने ये तो नहीं कहा ना लीनियर कि सर लीनियर 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 फर्स्ट ऑर्डर लीनियर चाहिए। लीनियर। तो बोलो ना फिर। तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये कौन सी फर्स्ट ऑर्डर है, डिटेल में बताओ। सर लीनियर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और कुछ कंडीशन? और कुछ हम्म सर और नहीं आ रहा अभी समझ। और नहीं आ रहा? अगर मैं डी वाई बाई डी टी की जगह डेल वाई बाई डेल टी कर दूं तो? करो, टाउ पी इंटू डेल वाई बाई डेल टी प्लस वाई इज इक्वल टू के पी एफ टी या के पी एक्स टी। तो ये क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है अब? पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा तो। हाँ, तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है अब? यस सर, फर्स्ट ऑर्डर। तो बट ये तुम्हारी वाली क्वेश्चन तो नहीं है, इससे वो रिजल्ट तो नहीं आएगा जो तुम चाहते हो। इसमें तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज मैंने पार्शियल यूज कर लिया। हम्म। तो फिर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली क्वेश्चन हो गई है। तो क्या बोलते हैं? तुम्हें कौन सी चाहिए? तुम्हें पार्शियल वाली चाहिए? नहीं, तो कौन सी चाहिए? टोटल डेरिवेटिव। टोटल वाली थोड़ी चाहिए नालायक, ऑर्डिनरी वाली चाहिए। ऑर्डिनरी, हाँ सॉरी। इसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बोलते हैं, टोटल में तो पार्शियल का भी सम हो जाता है। टोटल तो मटेरियल डेरिवेटिव में आ जाता है फिर। अच्छा, तो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी चाहिए तो ऑर्डिनरी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी, लीनियर ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी कोई कंडीशन है? सोच लो अभी, फिर बाद में मत बोलना, टाइम दे रहा हूँ। नो सर, एक यही है। नहीं है? नहीं, अगर मैं टाउ पी इंटू डी वाई बाई डी टी की जगह टी इंटू डी वाई बाई डी टी लिखूं तो? टी इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू के पी एक्स टी। तो टाउ पी तो कांस्टेंट था, बट टी कांस्टेंट नहीं है, अब टी तो वेरिएबल है। यस। और ये तुम्हारी बन जाएगी यूलर कोशी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा है तो यूलर कोशी बन गई है। तो नाउ दैट इज नॉट द इक्वेशन जो तुम चाहते हो, उससे तो ये आंसर नहीं आएगा के पी वन प्लस टाउ पी एस, और ये है फर्स्ट ऑर्डर ही। तो इसका मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट्स है, जो कोफिशिएंट्स है, वो कांस्टेंट्स होने चाहिए। डी वाई बाई डी टी का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट चाहिए, एक्स टी का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट चाहिए, वाई टी का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट चाहिए। तीनों कोफिशिएंट कांस्टेंट्स चाहिए। लीनियर ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स।
अगर ये इक्वेशन होगी तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बनेगा। yes. तो कोई भी सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम तब होता है जब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से मैच करती है। So I'm repeating my question again. Why the mercury thermometer system is a first order system? तो सर उसकी जो मरकरी जब हम उसको बैलेंस लगाते हैं, फोर्स बैलेंस लगाते हैं, तो जो उसकी बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं? हाँ क्या सर? कौन सा बैलेंस लगाते हैं? जो मतलब फोर्स बैलेंस लगाते हैं जब फोर्स बैलेंस लगाते हैं। मर्क्यूरी थर्मोमीटर सिस्टम में फोर्स बैलेंस लगाओगे, फोर्स बैलेंस लगाओगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मर्क्यूरी थर्मोमीटर में फोर्स का क्या काम है? हीट बैलेंस लगाते हैं, एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस लगाते हैं। तो उसमें तो जो फिर इक्वेशन बनती है तो वो कौन सी क्वेश्चन बनती है? जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, एंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो काम नहीं चलेगा ना। जो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ऑर्डिनरी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर विद ऑर्डिनरी लीनियर फर्स्ट काम ऑर्डर नहीं चलेगा। पूरा बताओ, ढंग से बताओ। ऑर्डिनरी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। लिख के दिखाओ कौन सी क्वेश्चन बनती है मर्क्यूरी थर्मोमीटर के लिए। नहीं, मर्क्यूरी थर्मोमीटर के लिए क्वेश्चन लिख के दिखाओ, वो बोल रहा हूँ। अच्छा वो ये थोड़ी लिख के दिखाना है बुद्धू। मर्क्यूरी थर्मोमीटर के लिए बैलेंस लगा के जो क्वेश्चन बनती है वो लिख के दिखानी है। सर इसको मतलब ये जो यही बैलेंस होगा। कहाँ है क्वेश्चन? कहाँ है मर्क्यूरी थर्मोमीटर की क्वेश्चन? कहाँ है? दिख नहीं रही, थोड़ा ऊपर करो। mcp इंटू dt/dt इज इक्वल्स टू ha इंटू t माइनस क्या है? टी माइनस टी है, मतलब स्टेडी स्टेट पर जो टेम्परेचर, यहाँ पे t क्या है? किसका टेम्परेचर है t? मतलब जैसे वो जो हम तो राइज इन द लेवल, मतलब जो रीडिंग का राइज हुआ, राइज इन द लेवल ऑफ द मर्करी का जो राइज इन द लेवल तो हाइट हुआ ना। टेम्परेचर जो राइज होगा, मरकरी जब राइज करती है हाँ, तो अल्टीमेटली टी क्या है? व्हाट इज टी? कैसे डिफाइन करोगे? राइज इन द लेवल से डिफाइन करोगे। टी को डिफाइन किया जाता है टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द मर्करी थर्मोमीटर एट एनी टाइम टी, ऐसे। ठीक है। व्हाट अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, जिसका टेम्परेचर तो मेजर करना तो लिखा ही नहीं तुमने। मर्करी थर्मोमीटर यूज किसके लिए कर रहे हो? फ्लूइड का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ना, जिसमें डिप किया है उसका टेम्परेचर क्या लिखा है? सर वो टी माइनस टी में ही आ जाएगा, फ्लूइड टी माइनस फ्लूइड का टेम्परेचर, लाइक तो तुमने तो टीएस लिखा है, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर लिखा है, तो तुम्हें ठीक करना चाहिए उसको। फ्लूइड का क्या चेंज किया अब? वो टीएस की जगह टीएफ कर दिया, फ्लूइड का टी माइनस टीएफ कर दिया। टेम्परेचर। टी माइनस टीएफ करने का मतलब है कि ड्राइविंग फोर्स थर्मोमीटर से फ्लूइड की तरफ है, तो टीएफ माइनस टी हो गया। टीएफ माइनस टी होगा। फ्लूइड से ड्राइविंग फोर्स थर्मोमीटर की तरफ जाएगी। दिखाओ करेक्ट करके अब। mcp dt/dt इज इक्वल टू ha t इंटू tf माइनस टी। बट धर्मेश, ये जो इक्वेशन तुमने लिखी है ये उस ऊपर वाली इक्वेशन से तो मैच नहीं कर रही है। टाउ पी इंटू dy/dt प्लस वाई इज इक्वल टू kp xt। उसी फॉर्म में लिख के दिखाओ ना, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर बनेगा। यस सर, तो
डेविएशन वेरिएबल लेके स्टेडी स्टेट पे लेते हैं। नहीं नहीं, सिंपल बस फाइनल लिख के दिखा दो, बस कोई बीच में डेरिवेशन नहीं करनी, उस फॉर्म में लिख के दिखा दो बस। एच ए कहाँ गायब हो गया, एच ए? सर नीचे लिखा है, अच्छे लिखा है। अच्छा, दिख नहीं रहा था, ठीक है। हाँ अब बढ़िया हो गया, अब तुमने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। वेरी गुड, अब तुम चैन की सांस ले सकते हो। ओके, अब मुझे बताओ कि पीआईडी एक्शन में पी, आई और डी का क्या काम होता है? तो सर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पी का मतलब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, आई से इंटीग्रल कंट्रोलर, डी से डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लाइक डायरेक्टली जैसे इतना एरर होगा उस हिसाब से एरर को मिनिमाइज करने के लिए डायरेक्टली एक्शन लेगा। इंटीग्रल कंट्रोलर क्या करेगा, इंटीग्रल एक्शन जो होता है वो जो एरर है उसको इंटीग्रेट करके, तो मतलब और जो उसमें एरर्स के अंदर जो भी क्या बोलते हैं, मतलब ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट को मिनिमाइज करता है। एंड डेरिवेटिव एक्शन जो उसमें जब इंटीग्रल कंट्रोल हम उसमें इंक्लूड करते हैं तो उसमें सर ऑक्सीलेशन आ जाते हैं, तो उस ऑक्सीलेशन को मिनिमाइज करता है डेरिवेटिव। आई क्या करता है? आई ऑफसेट मिनिमाइज करता ओके, ठीक है। एक सिस्टम जिसमें जिसका रिस्पॉन्स ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स नहीं है, कंट्रोलर से जुड़ने के बाद, अटैच होने के बाद उसका रिस्पॉन्स ऑसिलेटरी बन गया है, तो वो कौन सा कंट्रोलर होगा? है। इंटीग्रल, सिर्फ इंटीग्रल, आई एक्शन के साथ ऐड करना, पीआई भी हो गया, पीआई पीआई होगा, पीआई होगा या पीआईडी हो सकता है, दोनों हो सकता पीआई होगा या पीआईडी होगा। है। आईडी हो सकता है क्या? सर आईडी जनरली यूज नहीं करते हम लोग। सिर्फ आई हो सकता है क्या? सिर्फ आई भी नहीं हो सकता, अकेले आई यूज करता हूँ, पी के साथ। पीआईडी होगा। हम्म, और अगर कोई सिस्टम जिसका रिस्पॉन्स ऑसिलेटरी है उसे मैंने पीआई या पीआईडी से अटैच कर दिया तो क्या होगा? जिसका रिस्पॉन्स ऑक्सीलेटरी है। पहले से ही है, अच्छा, मान लो अंडर डैम सिस्टम है, पहले से ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स है, मैंने पीआई या पीआईडी से अटैच कर दिया उसे, अब क्या हो जाएगा? सर तो बेसिकली पीआईडी अटैच करने से सर उसका जो ऑक्सीलेशन जो पहले से था उससे थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, और पीआई अटैच करने से? हाँ, पीआईडी अटैच करने से। पीआई अटैच करने से? नहीं, पीआई अटैच करने से सर ऑफसेट कम हो जाएगा। ऑसिलेशंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो पूछ रहा हूँ। ऑक्सीलेशंस और बढ़ जाएंगे सर। पीआई अटैच करने से बढ़ जाएंगे हाँ, और पीआईडी अटैच करने से कम हो जाएंगे। मतलब ऐसा पीआईडी से, हाँ सर थोड़ा मतलब मिनिमम रहेगा, पीआई से तो मिनिमम ही रहेगा। पीआई से तो कम रहेगा, दैट हाँ, आई नो, बट कंट्रोलर अटैच करने से पहले जो ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स था और पीआईडी अटैच करने के बाद जो ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स है, उन दोनों को कब कर कंपेयर करें तो कौन कम कौन ज्यादा? सर पीआईडी के केस में शायद मतलब ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा, उसमें भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आई आ जाएगा साथ में। आई आ जाएगा साथ में, बट आई के एक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए डी है तो। बट सर पूरा नहीं कर पाता ना, थोड़ा बहुत तो ऑक्सीलेशन फिर भी रहता है ना, तो वो तो इम्पैक्ट डालेगा। ऑर्डर बढ़ जाता है, ऑर्डर बढ़ जाए। यू शुड से कि सर ऑर्डर बढ़ जाता है, बिकॉज पीआईडी इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर इंक्रीजेस बाय 1। ठीक है। अच्छा धर्मेश, रेगुलेटरी मोड और सर्वो मोड में क्या डिफरेंस होता है? सर रेगुलेटरी मोड में सर जो हमारा लाइक सर्वो सर्वो मोड में बताता हूँ सर, बाई जो हमारा सेट पॉइंट होता है उसका हम चेंज 0 कर देते हैं, उसको कांस्टेंट ले लेते हैं। और इंटीग्रल मतलब जो तुम्हारा उसमें है उसको मतलब उसको डेविएशन वेरिएबल ट्रीट करके हम एनालिसिस करते हैं। और रेगुलेटरी मोड में सेट पॉइंट रेगुलेटरी मोड में सेट पॉइंट फिक्स मतलब सेट पॉइंट को चेंज करते हैं और उसको 0 कर देते हैं, एरर से क्या बोलते हैं। टेक 1 मिनट, रिपीट द आंसर,
बिकॉज अभी तो सब खिचड़ी बजा दो, मैं गलत बता दिया. आई एम गिविंग यू सेकेंड चांस. सर्वो मोड में सर सेट पॉइंट को चेंज को 0 रखते हैं, सेट पॉइंट में चेंज नहीं करते हैं, उसको कांस्टेंट रखते हैं. एंड रेगुलेटरी मोड में उसका अपोजिट होता है, मतलब रेगुलेटरी मोड में जो अदर वो है उसको चेंज नहीं करते, सेट पॉइंट चेंज करते हैं उसके हिसाब अगर से. कौन है वो मुझे सोचना पड़ेगा, आप नहीं बताने वाले. नहीं सर, मतलब वो याद नहीं आ रहा मुझे. डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस. हाँ तो अब बताओ रेगुलेटरी में क्या करते हैं. रेगुलेटरी में सर डिस्टर्बेंस चेंज करते हैं. डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस changes in the disturbance ऐसे बताओ. Sir, in the servo mode, changes in the set point is this, changes in the disturbance is this. Regulatory में changes in the set point is this, changes in the disturbance is this. Zero या non zero. इस तरह से बताओ proper. in the regulatory mode, changes in the set point is there, and we fix the set point change करते हैं रेगुलेटरी में, और there is no change in the disturbance. And in case of Changes in the set point is zero, changes in the disturbance is non zero. यही बोलना चाह रहे हो. yes sir. अच्छा, और सर्वो में. सर्वो में changes in the set point is there, and changes in the फिर disturbance बोल रहे हो is non zero non-zero, and changes in the disturbance is 0. जीरो. तो सर्वो में तुम कह रहे हो कि सेट पॉइंट चेंज होता है और रेगुलेटरी में सेट पॉइंट चेंज नहीं होता है. Yes. आर यू कंफर्म. सर्वो में सेट पॉइंट चेंज होता है, रेगुलेटरी में सेट पॉइंट चेंज नहीं होता है. नहीं सर, उसका उल्टा बताया मैंने, मतलब उल्टा बताया आपने. हाँ, सर्वो में सेट पॉइंट चेंज नहीं होता है, रेगुलेटरी में सेट पॉइंट चेंज होता है. होता है. श्योर. यस. एक बार इसको कॉपी पे भी लिख दो, सर्वो के नीचे लिख दो सेट पॉइंट चेंजेस आर, जो भी तुम्हारा आंसर है, ताकि तुम बाद में बदलो ना. सो रेगुलेटरी में तुमने लिखा है YSP बार. बार लगा दो सबके ऊपर, ऐसे नहीं मजा आता, बार लगा दो. सो रेगुलेटरी में लिखा है कि YSP बार होता है नॉन जीरो और YD बार होता है जीरो, और सर्वो में तुमने लिखा है कि YSP बार होता है जीरो और YD बार होता है नॉन जीरो. मतलब एक बार हमने जो सेट पॉइंट दे दिया वही रहेगा सर्वो के अंदर, लेकिन एक बार हमने अगर जो सेट पॉइंट दे दिया वो चेंज होता रहेगा रेगुलेटरी के अंदर. यस. ठीक है, ये तुमने लिख भी दिया है, इसको तुम फाइनल मान रहे हो. यस. ये बिल्कुल गलत है. जो तुमने सर्वो में लिखा है वो रेगुलेटरी में आएगा, जो रेगुलेटरी में लिखा है वो सर्वो में आएगा. ठीक है. हम जनरली प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल में रेगुलेटरी मोड यूज करते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी मोड के अंदर चेंजेस इन द सेट पॉइंट जीरो होता है और डिस्टर्बेंस चेंज होता रहता है. मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक रिएक्शन का टेम्परेचर 50 डिग्री हो तो वो 50 डिग्री ही हो, चेंजेस इन द सेट पॉइंट आर जीरो. अब उस 50 को चेंज करने के लिए जो भी पैरामीटर्स है उनको कंट्रोल करना, डिस्टर्बेंस को मैनेज करना ही कंट्रोल सिस्टम का काम है. So that is why we follow the regulatory mode, which says that the changes in the set point are zero, but the changes in the disturbance are there. सर्वो मोड केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर फॉलो ही नहीं किया जाता. सर्वो मोड फॉलो किया जाता है डिफेंस की लाइन के अंदर, मिलिट्री की लाइन के अंदर, जहां पर बार बार सेट पॉइंट चेंज होता है. इसे बोलते हैं सेट पॉइंट ट्रैकिंग करना. जबकि केमिकल इंजीनियरिंग में जो रेगुलेटरी मोड होता है उसे बोलते हैं परफेक्ट डिस्टर्बेंस रिजेक्शन. हमारा काम ही डिस्टर्बेंस को रिजेक्ट करना है. So that is why chemical engineers follows the regulatory mode, not the servo mode. तुमने उल्टा कर दिया बिल्कुल. ठीक है, तो ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें है. चलो कोई बात नहीं. ओके, टेल मी अबाउट द Prandtl number. So Prandtl number is the ratio of momentum diffusivity to the heat diffusivity. Thermal diffusivity. Do you know the difference between convective momentum and diffusive momentum?
in convective momentum, the momentum is transferred by the bulk of the motion of the molecules. The momentum is transferred by the Bulk motion of the molecule. yes. And in the diffusive momentum, the momentum is transferred by the interaction between the molecules due to like due to vibrations, we can say. In the diffusive momentum, momentum is transferred between the layers due to the difference in their velocities, or you can say because of viscosity. है ना? Okay. Diffusive momentum को कौन सा एक्सप्रेशन या कौन सा लॉ गवर्न करता है जिससे हम डिफ्यूजिव मोमेंटम को लिख सकते हैं? Diffusive momentum. मैथमेटिकली मतलब लिखना हो तो फिर किसकी हेल्प से लिखेंगे? डिफ्यूजिव मोमेंटम के लिए सर वो है ना, मतलब tau p is equals to mu du by dx. इसका नाम है ना इस लॉ का? नाम क्यों नहीं आ रहा है? न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी. न्यूटन्स लॉ. पता नहीं इस टाइम को मुझे नाम कोई नहीं याद आ रहा है, पता नहीं, जैसे हड़बड़ी सी हो रही है. हड़बड़ी मत करो, बी रिलैक्स्ड, है ना? बी रिलैक्स्ड, चिल. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिफ्यूजिव मोमेंटम को डिफाइन करता है. बिल्कुल सही लिखा आपने. कन्वेक्टिव मोमेंटम को क्या, कौन सा एक्सप्रेशन डिफाइन करता है? कन्वेक्टिव मोमेंटम को कन्वेक्टिव मोमेंटम के लिए कोई लॉ मुझे याद नहीं आ रहा था. एक्सप्रेशन कोई? न्यूटन सेकंड लॉ याद है तुम्हें? हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ याद है. बताओ. न्यूटन सेकंड लॉ इज लाइक from that transfer like तो ये नहीं बोला ना, कन्वेक्टिव मोमेंटम उस मोमेंटम को बोलते हैं जो बल्क मोशन लेकर के आता है. मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एज ए होल जब चलते हैं, मास चलता है, बल्क चलता है, तो वो कन्वेक्टिव मोमेंटम ट्रांसफर करता है. चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स. तो इसको अगर लिखना हो मुझे एक्सप्रेशन में, तो कैसे लिखूंगा मैं कि बल्क चल रहा है और बल्क चलते हुए मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है? मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी. सिंपल है ना? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. सिंपल, यही है, बस कुछ लिखने की नीड नहीं है. तो कन्वेक्टिव मोमेंटम को इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. मोमेंटम डिफ्यूजिविटी क्या होती है, क्या बताती है हमें? मोमेंटम डिफ्यूजिविटी like transfer of a momentum from one particle to another particle fluid. वो तो फिर ट्रांसपोर्ट हो गया ना. जैसे थर्मल डिफ्यूजिविटी ये थोड़ी बताती है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. वो तो हीट ट्रांसफर हो गया. मतलब जो वेलोसिटी का जो चेंज आएगा उसमें. नहीं, डिफ्यूजिविटी कोई भी हो, मास डिफ्यूजिविटी हो, थर्मल डिफ्यूजिविटी हो, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी हो, वो हमें ये बताती है हाउ इजीली एंड हाउ फास्ट ए ट्रांसपोर्ट कैन हैपन. रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो अगर थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात करूं, हाउ इजीली एंड हाउ फास्ट द हीट ट्रांसफर कैन टेक्स प्लेस. मास डिफ्यूजिविटी की बात करता हूं, हाउ फास्ट एंड हाउ इजीली मास ट्रांसफर कैन टेक्स प्लेस. और मोमेंटम डिफ्यूजिविटी की बात करता हूं तो हाउ फास्ट एंड हाउ इजीली द मोमेंटम ट्रांसफर कैन टेक्स प्लेस. So coming back to my original question, which is what is Prandtl number? You said it is the ratio of momentum diffusivity to the thermal diffusivity, है ना? yes. Now tell me, this momentum diffusivity is for what? Convective momentum or diffusive momentum? Think
carefully and then answer. Convective movement. Convective momentum, No, sir. The diffusive one. diffusive momentum. Yes, sir. Finally, diffusive momentum. And what about the thermal diffusivity? It is a convective transport या conductive transport? सर जैसे जो फर्स्ट लेयर में जो होता है, जो बाउंड्री से जस्ट बिलो अपर जो लेयर होगी उसमें डिफ्यूजिव होगा और उससे आगे वाले में कन्वेक्टिव होगा। वो मैं पूछ ही नहीं रहा, मेरा क्वेश्चन तो प्रेंटल नंबर से रिलेटेड है कि प्रेंटल नंबर में तुमने बताया कि सर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। अगर तुम मुझे पूरी डेफिनेशन बताते तो मैं पूछता ही ना। तुमने वो डेफिनेशन बताई जो सारे बच्चे बताते हैं, मोमेंटम टू थर्मल। दैट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन, पहली बात। ठीक है, बट तुम बता रहे हो तो मैं करेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ तुम्हें। तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी ये दोनों किसके लिए होती है? डिफ्यूजन के लिए, कंडक्शन के लिए, मोलिकुलर के लिए होती है कि कन्वेक्शन के लिए, बल्क मोशन के लिए, मूविंग मीडियम के लिए होती है? मूविंग मीडियम के लिए यूज होते हैं, बल्क मोशन। ये तुम तुक्का मार रहे हो? नहीं, मतलब उसमें मूविंग मीडियम है सर, उसी में सर हम लाइक जब पाइप में फ्लो हो रहा है तभी तो सर हम मोमेंटम डिफ्यूजिविटी यूज करते हैं सर। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी कौन से लॉ के अंदर आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी? सर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और थर्मल डिफ्यूजिविटी कौन से लॉ में इंट्रोड्यूस हुई थी? फोरियर्स लॉ। और मास डिफ्यूजिविटी कौन से लॉ में इंट्रोड्यूस हुई थी? फिक्स लॉ। ये तीनों लॉस किसके लिए है? डिफ्यूजिव कंडक्शन मूवमेंट के लिए है कि कन्वेक्शन के लिए है? डिफ्यूजिव मूवमेंट। डिफ्यूजन के लिए, कंडक्शन के लिए ना। तो फिर प्रेंटल नंबर के दोनों जो रेशो है किसके लिए डिफाइन होंगे? डिफ्यूजन। तो फिर तुम कह रहे थे मूविंग मीडियम के लिए। Ability of a fluid to transport momentum by molecular means to the ability of a fluid to transport heat by molecular means. That is the definition of the Prandtl number. Ability of a fluid to transport momentum by the molecular means, ability of the same fluid to transport mass by the molecular means. That is the definition of the Schmidt number. That is how the Prandtl and the Schmidt is defined. ठीक है, तो प्रेंटल नंबर अगर लेस देन 1 है तो हमें क्या पता लगता है इससे? प्रेंटल नंबर सर लेस देन 1 है तो सर जो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी उसका रेशियो होता है, तो इसलिए सर थर्मल डिफ्यूजन ज्यादा होगा और मोमेंटम डिफ्यूजन कम होगा। बेसिकली इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री लेयर वी कैन से कि थर्मल बाउंड्री लेयर की ज्यादा होगी और हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर कम होगी। पेरेंटल नंबर अगर लेस देन 1 है तो ऐसा कब पॉसिबल है? गैसेस के केस में पॉसिबल है कि लिक्विड्स के केस में पॉसिबल है? दोनों के केस में सर। दोनों केस में हो सकता है, लिक्विड्स में भी गैसेस में भी। सीपी बाई के भाई प्रेंटल नंबर है कि हवा है, हर जगह हो। प्रेंटल नंबर सर इन केस ऑफ गैसेस लेस देन 1 होगा। इन केस ऑफ गैसेस। वेरी गुड, इन केस ऑफ गैसेस लेस देन 1 होता है। यस। और लिक्विड्स के लिए जनरली ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 होता है। बट लिक्विड्स में एक एक्सेप्शन भी होती है जिसके लिए प्रेंटल नंबर की वैल्यू बहुत कम होती है। मरकरी। हाँ,
मरकरी, क्योंकि सर वो हीट स्टोरेज Exactly, बिल्कुल सही, लिक्विड मेटल के लिए। और ऐसा क्यों होता है लिक्विड मेटल के लिए? क्योंकि सर वो मरकरी स्टोरेज हीट कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है सर। हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। मेटल है ना, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, थर्मली कंडक्ट कर पाते हैं। प्रेंटल नंबर होता है सीपी म्यू बाय के, डिनोमिनेटर में के है, जब के बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रेंटल नंबर तो कम ही होगा ना। यस सर। वेरी गुड, ठीक है, ओवर टू अंकुश गुप्ता सर। Yes, sir. So in the same discussion, Dharmesh, just one question I want to ask. Yes. Do you know, can you explain the difference between thermal conductivity and thermal diffusion? Thermal conductivity is a sir is a coefficient, you can say, to and thermal diffusion is a driving force, like for that. Thermal diffusion is the driving force. Hmm. What is delta T? So delta T is temperature, that is also driving force. Okay. So what is resistance then in a flux? If everything is driving force, then what is the resistance? It's the reciprocal of conductivity, 1 by K. Like if we talk about Fick's first law of diffusion, for example, Yes, sir. DAB is the diffusion coefficient, mass diffusion, mass diffusivity. And dCA is also concentration difference. Both are the driving force. So what will be the resistance there? You know, na, flux we write in terms of as a ratio of driving force to the resistance. No, thermal diffusivity is alpha, so it is like rho Cp by K. Yeah, but that is not a driving force. Yeah, that is not driving force. So what is that? And that is the ability of that's the ability to transport, rate of transport. Thermal conductivity is the ability of transport. No, not thermal conductivity. I'm talking about, sir, diffusivity, thermal diffusivity. What is alpha formula wise? K by rho Cp. K by rho Cp. तो अल्फा में K भी आ रहा है और Cp भी आ रहा है, करेक्ट? तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना अलग। थर्मल कंडक्टिविटी आपका कहाँ पिक्चर में आता है? मतलब डिफ्यूजन, मतलब कब आता है पिक्चर में? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन में व्हेन मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। तो कंडक्टिविटी इज ऑल अबाउट how easily they are transporting the heat from one molecule to another molecule, or you can say the ability of material to transport or conduct the heat. Yes. Simple, conduct the heat, conduction. Alpha क्या है? Thermal diffusivity. K and Cp both. K is ability to conduct the heat as well as Cp. Cp means storage of heat. ठीक है? तो कंडक्टिविटी की हेल्प से क्या होगा? हीट कंडक्शन इजी होगा। तो अल्फा की वजह से स्टोरेज प्लस कंडक्शन, और अगर हीट स्टोरेज हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर सेंसिबल हीट की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आइडिया है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी हेल्प अस। हाई थर्मल डिफ्यूजिविटी मींस फास्टर विल बी द थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव। यूनिफॉर्म टेम्परेचर है वो फास्टर अचीव होगा, जल्दी अचीव होगा। और हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि हीट का जो कंडक्शन है वो फास्ट होगा। यही बोलते हैं ना? यस सर, ऐसे ही बोल रहा है। चलो, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने बताए थे फॉर एनपीसीआई? अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। चलो बता दो फिर।
heat transfer, बताए नहीं उसने। heat transfer mass transfer, and CRE and thermo. and CRE and thermodynamics. Yes. क्या बात है, तो बिना आपके सब्जेक्ट्स बताए सर ने आपसे पूछ लिया है, हाँ पूछने का मौका ही नहीं दिया आपको। कितना अत्याचार हुआ आपके साथ। IPC पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ली। और आपका नाम है धर्मेश नायक, न्याय करने वाला, और सर मेरे साथ में अन्याय हुआ है, सब्जेक्ट्स नहीं पूछे मुझसे। चलो कोई बात नहीं, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। सो सीआरई में और थर्मो के हिसाब से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Have you studied McCabe method in Yes, for the designing of distillation column? yes, sir. And similarly, which method we can use to design the CSTR? Do we have any method just like McCabe method is there for distillation? Do we have any such method for CSTR designing? Yes. Sir, like there are Tankin series method is there, then Tangen series model. like So if I ask you about the Tangen series model, can you answer that? I'm not comfortable in that. Like Why you are using that name? Simply says no idea. Hmm. I don't know the name of any method. इंटरव्यू में तो यही होता है ना, आपसे एक सवाल पूछा फिर उसके ऊपर फॉलो अप क्वेश्चंस। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। किस टॉपिक में कंफर्टेबल हो आप सीआरई में? CRE में sir, like the ideal part, like आइडियल पार्ट, kinetics in रिएक्शन काइनेटिक्स। reaction kind. ओके, तो इन रिएक्शन काइनेटिक्स सपोज एक सिनेरियो लिखो आप, पेपर पेन है आपके पास ना? Yes, sir, yes, sir. राइट सब, राइट ड्रॉ अ रिएक्टर, Yes, sir. block diagram of a reactor. Reaction is 2A gives R, Mm. second reaction is 2R gives S. Initial moles of A are 20, and in the outlet, reactor outlet, write 3 moles of A and 5 moles of R. Yes, sir. ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कि S के कितने मोल्स होंगे आउटलेट, कैलकुलेट करो और बताओ। S के मोल्स बताना बस। Yes, Kim.
Sir, 4.25 moles. 4.25 मैंने आपको बताया ए के 20 मोल्स है इनिशियली और आउटलेट में 3 मोल्स है, Outlet में तो ए रिएक्टेड कितना होगा? 17 moles reacted. 17 moles. और 1 mole 2 moles A gives 1 mole R, 1 mole R. तो 17 moles of A will give 9.5 moles of. 9.5 या 8.5? Sorry, 8.5. 8.5 moles of R. Hmm. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ R इज 8.5 moles, Hmm. करेक्ट? Yes, sir. आउटलेट में कितना R आ रहा है? 3, 5 moles. 5, तो बचा कितना? 3.5, मतलब वो 3.5 मोल R is converted into second reaction, Yes, sir. तो 2R 1. gives 1S, तो 3.5 R will give 1.75. 1.75 moles of S. पता तो है आपको, पहले क्यों नहीं बताया? वो सर मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन. 9.5 ले इंटरव्यू लिया. में कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, एग्जाम में भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, क्या करोगे कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक का? चलो कोई बात नहीं। इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में आप ये बता सकते हो कि एंट्रोपी ऑफ दिस रिएक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर दिस रिएक्शन सिस्टम? Decreasing, sir. एंट्रोपी विल डिक्रीज, Yes. व्हाई? Randomness कम हो रही है सर, मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं. मॉलिक्यूल्स कम हो रहे, नंबर मोल्स कम हो रहे हैं. नहीं सर, मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं. एक रूम है मेरे पास, आप एक रूम में बैठे हो अभी, Yes, sir. इस रूम में अभी कितने लोग हैं? आप जिस रूम में आप बैठे हो अभी, अकेला ही हूँ. आप हो, तो अगर मैं आपसे कहूँ स्प्रेड होना है, या फिर रूम छोड़ो, रूम में बेड भी होगा, Yes, तो उस sir. बेड पे आपको अकेले सोना है, तो आप पूरे बेड पे सो सकते हो, ऐसे पूरा स्प्रेड कर सकते हो खुद को जितना चाहो उतना। Yes, sir. अब वहीं उसी बेड पे सपोज 2 लोगों को अगर सोना है, या 4 लोगों को, या 10 लोगों को, तो जो अब मैं उस सिनेरियो में क्या वो सब लोग स्प्रेड कर पाएंगे नहीं sir. as their wish? So in this first thing first, in this reaction system, we can see that number of moles are getting decreased. Yes, sir. The space is available is already same. Number of moles are getting decreased. That means the available number of moles will be less in the Yes, same sir. volume. Yes, sir. So they can form more number of microstates. Matlab their energy can be spread more. Yes, And if sir. the energy spread by the molecules can increase, that means entropy will increase. यही होता है ना एंट्रोपी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, बोल्ट्स कांस्टेंट, बोल्ट्स लॉ आपने पढ़ा होगा, बोल्ट्जमैन लॉ, S इक्वल टू माइनस के ln ऑफ ओमेगा। नहीं पढ़ा. कोई बात नहीं, अदरवाइज आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से भी आंसर कर सकते थे। द एंट्रोपी ऑफ ऑल द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस इंक्रीजेस, Yes, sir. तो दिस इज a reversible process, so obviously entropy shall increase. मुझे लगा सर मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं इस वजह से. मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो अच्छा है ना, उनके लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा। एक बार आप पढ़ना, अगर नहीं, कब है आपका इंटरव्यू? 16 को. 16 को। मैंने यूट्यूब पे भी सेशन लिया था एंट्रोपी के ऊपर, एनपीसीआई बार्क सीरीज में मैंने कुछ सेशन लिए थे टॉपिक्स पे, फर्स्ट सेशन ही एंट्रोपी का लिया था। हमारा यूट्यूब का जो चैनल है गेट केमिकल, अनअकैडमी गेट केमिकल, उसी पे आप देख लेना, दिख जाएगा, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल शेयर द लिंक, ठीक है? और अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी शायद आपको मिल जाएगा, वहां पे प्रॉपर सेशन है, फर्स्ट एपिसोड यही है एंट्रोपी जनरेशन के ऊपर, एंट्रोपी के ऊपर। वहां मैंने एक्सप्लेन किया हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड, ठीक है? इट विल हेल्प यू। जब आपने थर्मो बोला है तो यू नो थर्मो में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ पे और एंट्रोपी पे ही आएंगे, Yes, sir. तो फिर पता होना चाहिए। एंट्रोपी का तो आंसर आपको ऐसे सुन, भले आप इंटरनल एनर्जी का एक बार को ना दे पाओ, एंट्रोपी का तो बिल्कुल ऐसे आंसर कर दो। अगर आपने एंट्रोपी के उन्हें सारे आंसर परफेक्ट कर दिए ना, ट्रस्ट मी, पूरा इंटरव्यू कैसा भी गया हो, डजंट मैटर, यू विल बी सिलेक्टेड, बिकॉज दिस इज वेरी अंडर रेटेड कॉन्सेप्ट, जिसे लोग डिफिकल्ट मानते हैं जबकि है नहीं।
चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है फिर इतना यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक आपको ऑलरेडी काफी बनार हो गया है। अब वहाँ पे भी आपके बनार के ही सेशंस होंगे, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बनार तक आप को कैसे बैठना है। और एक फीडबैक मैं दूंगा कि अपना थोड़ा एनर्जी का मेंटेन करो। तो देखो, या तो पूरे इंटरव्यू में स्टार्टिंग में जैसे आपकी एनर्जी थोड़ी हाई थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं जबरदस्ती बिठा रखा है, हम लोगों ने आपको जबरदस्ती रोक रखा है, आप जाना चाहते हो। ऐसा नहीं। तो इसलिए या तो एनर्जी मेंटेन करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो स्माइल करते रहो, ठीक है? क्योंकि आप जितना ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे, सामने वाला जो पैनल है उसमें जो लोग हैं वो उतने ज्यादा अच्छा फील करेंगे और आपसे फिर उतने अच्छा डिस्कशन करेंगे। और आपको पता ही है इंटरव्यूज में आपको हिंट कोई ना कोई देगा ही, अगर आप डिस्कशन अच्छा कर रहे हो तो। और कहीं स्टक हो गए, दे विल गिव यू सम हिंट व्हिच यू हैव टू कैच एंड आंसर। बस यही करना और हो जाएगा सिलेक्शन, टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है? तो मेरा फीडबैक यही है कि अपना एनर्जी मेंटेन करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और शोल्डर्स आपके डाउन नहीं होने चाहिए, जैसे इस समय लग रहा, मे बी कैमरे का एंगल की वजह से मुझे लग रहा है या जो भी है, बट जैसे अभी सही बैठे हो आप, इससे पहले आप थोड़े ऐसे हो गए थे, यूं नहीं होना। इसका मतलब है आपने खुद को सबमिट कर दिया उनके नहीं सामने। सर, वो एक्चुअली लैपटॉप का सर ने वो थोड़ा डाउन कराया ना कैमरा, तो मुझे लाइक ऐसे झुकना पड़ रहा है अब थोड़ा। जो भी है, मैंने आपको वही बोला, हो सकता है कैमरे के एंगल की वजह से लग रहा हो। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, वैसे ही रहना है, बॉडी डाउन नहीं होनी चाहिए। भले ही अंदर से नर्वस एनर्जी यहाँ तक आ गई हो कि मतलब मैं हाथ पैर पूरे हिल रहे हो, कांप रहे हो, डजेंट मैटर, बैठना बिल्कुल स्ट्रेट है, एनर्जी के साथ, स्माइल के साथ। ये कुछ ऐसी चीजें, सिर्फ इतना आपने अच्छे से मेंटेन कर लिया। और आई कांटेक्ट, अगर आई कांटेक्ट करने में हेजिटेशन हो रही है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो जस्ट लुक एट देयर शोल्डर्स। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनकी आईज में ही देख रहे हो, शोल्डर नहीं तो माथे की तरफ देख लेना, हेड की तरफ, ठीक है? तो दिस इज वन थिंग आई विल सजेस्ट। बाकी आपको टेक्निकल के ऊपर सर फीडबैक देंगे अपना। हाँ, तो धर्मेश, मैं तो ये बोलूंगा कि एनपीसीएल से जब मैंने आपसे शुरुआत करी, एनपीसीएल के बारे में पूछा, तो आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। आईपीसी में काफी अटके आप, आईपीसी आपका प्रिपेयर्ड नहीं है बिल्कुल भी। एक्चुअली क्या है कि इस बार ना कई स्टूडेंट से आईपीसी पूछा जा रहा है। जनरली एनपीसीएल में आईपीसी नहीं पूछते हैं, बट इस बार ऐसा हो रहा है कि वो रैंडमली किसी भी स्टूडेंट से आईपीसी पूछ रहे हैं। और ऐसा एक दो के साथ नहीं, कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो दैट इज वाई जो मैंने पूछा है उतना प्रिपेयर करके जाना जरूरी है ना? एक बार प्रोसेस डायनेमिक्स, प्रोसेस कंट्रोल ऊपर ऊपर से जस्ट देख लेना, आराम से 2-3 घंटे में देखा जा सकता है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बार देखोगे तो ब्रशअप हो जाएगा, ताकि जो बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे आईपीसी के एटलीस्ट वो आप आंसर कर पाओ, ठीक है? बाकी ठीक था मेरे हिसाब से तो इंटरव्यू, जो उनको सर ने क्वेश्चन पूछे, आपने जो आंसर दिए, ठीक था। बस उनका जो फीडबैक वो ध्यान रखना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर नॉर्मल इंटरव्यू आपका गया तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। बस कहीं कहीं आई फील कि जब क्वेश्चन आपके बस के बाहर चला जाता है ना, तो आप के फेस पे वो टेंशन, वो नर्वसनेस, वो फियर दिखता है कि यार ये क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, या फिर आंसर मुझे नहीं आता तो मेरा क्या होगा। वो फियर ना मुझे दिखना नहीं चाहिए एज एन इंटरव्यूअर। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो बोल दो सर इसका आंसर मुझे नहीं आता है। अगर उन्हें उसका आंसर तुमसे निकलवाना हुआ तो तुम्हें हिंट दे देंगे, नहीं तो अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना? तो जब पता है, तुम्हें कंफर्म है, तो आंसर दे दो, नहीं तो डरना नहीं है। देखो, डरोगे तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने का। कॉन्फिडेंट रहोगे पूरे इंटरव्यू में तो प्रोबेबिलिटी है कि हो जाए, ठीक है? तो बस उसी टोन में तुम आंसर करो, उसी टोन में मैसेज करो। बेसिकली जो आंसर्स तुमने दिए, जिस क्वेश्चन का तुम्हें आता था उसके बहुत अच्छे से दिए। जब नहीं आता था तो फिर एक अलग ही धर्मेश था जो आंसर दे रहा था। तो चेंज इन पर्सनालिटी मत करो, बस सेम धर्मेश रहना चाहिए, उसी कॉन्फिडेंस के साथ। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सोच रहा है वो धर्मेश, सोच के आंसर दे रहा है, कोशिश कर रहा है आंसर देने की, फाइट करने की कोशिश कर रहा है, और नहीं आ पा रहा फिर भी तो बोल दे रहा है कि नहीं आ रहा। सिंपल, बस वो फ्रीक्वेंसी हमें सेम रखनी है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस फीडबैक पे काम करना। बाकी आईपीसी एक बार ब्रशअप जरूर करना। यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।